कि हमारी जो बातचीत है स्मूथ हो सके, है ना। आइए बालक देखिए, सबसे पहले हम देखिए बात करते हैं हमारे शरीर में होने वाले प्रजनन के बारे में कि प्रजनन होती क्या है। देखो ध्यान से, तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू यहाँ पे हम अपनी वंशावली, अपनी संततियों का विकास करते हैं। संतति मतलब हमारे जो बच्चे होते हैं वो हमारे वंश को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जब यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं तो बहुत सारे जानवर साथियों अपनी ही वंशावली को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसी परिवार के और भी सदस्यों का निर्माण करना, इसे बोलते हैं सिंपल सिंपल जनन क्रिया। ये हमारे शरीर में होने वाली एक नॉर्मल क्रिया होती है, स्वाभाविक सी क्रिया होती है। अब आपको बताऊं कि होता क्या साथियों कि हमारे आसपास ना बहुत प्रकार के जीव जंतु हैं। कुछ होते हैं छोटे छोटे जिन्हें हम सिंगल कोशिका वाले बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं। कुछ होते हैं बड़े बड़े, हम जैसे आप जैसे, इनको हम यहाँ पे बहुकोशिकीय जीव जंतु बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जीव जंतु बोलते हैं। तो हर किसी के अंदर ना यहाँ पे अलग अलग प्रकार से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की जाती है। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि हमारे आसपास यहाँ पे दो प्रकार की रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। एक होता है साथियों जिसे बोलते हैं सेक्सुअल जनन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैं पहले दोनों चीजें समझा देता हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या चीज होती है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या चीज होती है, कि लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन में क्या डिफरेंस होता है। आप डिफरेंस को समझो। और हम जिस टॉपिक को सबसे पहले समझने वाले वो कौन सा हमारे पास में लैंगिक जनन है। देखो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को साथियों हिंदी में जो कहा जाता है ना, इसको क्या बोलते हैं, तो साथियों इसको बोलते हैं लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ये नाम है, किसका नाम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम होता है। वहीं पे हम जब बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को साथियों हिंदी में जो नाम दिया जाता है उसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं। तो आप इतनी बात क्लियर कर चुके हैं कि हिंदी में इंग्लिश में इसका नाम क्या है जो अलग अलग है। ठीक है, चलो मैं एक एक करके आपको पहले सारी सारी बातें समझाता हूं डिटेल से, हम फिर इसको बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे। क्योंकि हम सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। क्या कहा जा रहा है साथियों कि जो लैंगिक प्रजनन होती है, जो लैंगिक प्रजनन की प्रोसेस की जाती है, इसमें माता पिता की आवश्यकता पड़ती है। मतलब इसमें हमें पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, कितने पेरेंट्स होने चाहिए, सिंगल पेरेंट या दो पेरेंट्स, दो पेरेंट्स तो होने चाहिए, माता पिता होने चाहिए। तो माता पिता के द्वारा यहां पे संतान को पैदा किया जाता है। तो जब यहां पे माता पिता दोनों के द्वारा मिलकर संतान को पैदा किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे आप देखो कि आपका निर्माण कैसे हुआ, आप कैसे बने, कि माता पिता के द्वारा साथियों जो दोनों के दोनों पार्ट थे, माता पिता के भी जो गुण होते हैं हमारे शरीर में आते हैं, तो माता पिता दोनों के द्वारा जब यहां पे जनन क्रिया करवाई जाती है उसके द्वारा साथियों जो जनन क्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहां पे अलैंगिक प्रजनन के बारे में, तो इसमें सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है। सिंगल पेरेंट मतलब इसमें एकल माता पिता के द्वारा ही संतान को पैदा कर दिया जाता है। इसमें सिंगल पेरेंट के द्वारा ही साथियों बहुत सारे यहां पे संतति का निर्माण हो जाता है। आप ये समझ गए। अब ये जैसे बहुत से जानवरों में होता है, जैसे मैं बात करूं अमीबा के बारे में, जो अमीबा होती है ना, अमीबा, तो अमीबा के द्वारा यहां पे जो नए अमीबा बनाए जाते हैं उसमें हमें क्या माता पिता की आवश्यकता पड़ेगी, क्या डबल पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती। सिंगल अमीबा ही यहाँ पे बहुत सारे अमीबा का निर्माण कर देता है। इसी प्रकार से पैरामीशियम होती है, प्लाज्मोडियम होते हैं, हाइड्रा होती है, यहाँ पे हम जब बात करते हैं स्पायरोगारा होती है, ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो आप ये समझ गए ना कि अलैंगिक प्रजनन में और लैंगिक प्रजनन में क्या डिफरेंस बनता है। पहला डिफरेंस मैंने बता दिया। दूसरा डिफरेंस देखो कि जब लैंगिक प्रजनन की बात करेंगे साथियों तो वहां पर गैमेट की आवश्यकता पड़ती है। गैमेट क्या होते हैं साथियों, तो गैमेट को बोलते हैं युग्मक। यहां पे दो युग्मक की आवश्यकता पड़ती है, शुक्राणु की और अंडाणु की। सर ये युग्मक क्या होते हैं, इसको समझा दो जल्दी से। एक छोटा सा डायग्राम है, इस डायग्राम को पहले यहां पे देखो, बहुत ही बढ़िया। ये हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का छोटा सा डायग्राम है जो दिया जा रहा है। ठीक है, ये डायग्राम दिया जा रहा है। अब इस डायग्राम को जरा समझना बहुत ही बड़ी तरीके से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो मैंने बताया दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, मेल की, फीमेल की। बिना मेल फीमेल आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि महिलाओं के शरीर से क्या चीज बाहर निकलती है, तो महिलाओं के शरीर से साथ निकलता है अंडाणु। ठीक है, और पुरुषों के शरीर से क्या चीज बाहर निकलती है, तो पुरुषों के शरीर से निकलता है जिसे बोलते हैं शुक्राणु, इसे बोलते हैं स्पर्म। अब ये जो अंडाणु है और ये जो शुक्राणु है इसको क्या कहेंगे, तो इसी को साथियों कहते हैं गैमेट। क्या बोलते हैं, गैमेट कहते हैं। क्लियर सारी बातें। ये जो अंडाणु और ये शुक्राणु है इसको क्या कहा जाता है, तो साथियों इसको हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं गैमेट। गैमेट क्या होती है, इनको बोलते हैं साथियों सिंपल सिंपल भाषा में जनन कोशिकाएं, इन्हें बोलते हैं सेक्स कोशिकाएं। हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, हिंदी का नाम बता दो, हिंदी का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी में साथियों इन्हें कहते हैं क्या, तो इनको हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं युग्मक। क्या बोलते हैं, युग्मक। अब देखो ये अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलेंगे, आपस में मिलेंगे। अब जब आपस में मिलते हैं तो यहां पे प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। सर यहां पे होने वाली क्रिया कौन सी होती है, तो यहां पे साथियों होने वाली जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं निषेचन क्रिया। क्या बोलते हैं, निषेचन क्रिया बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को साथियों बोलते हैं निषेचन। तो निषेचन की क्रिया बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया बोलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन की क्रिया में होता क्या है कि अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलेंगे और दोनों के दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो ये दोनों के दोनों मिलकर साथियों जायगोट का निर्माण करते हैं, जायगोट बनाते हैं। जायगोट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो जायगोट को साथियों हिंदी में कहते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं, युग्मनज कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन के अंदर कि बताओ कि युग्मक मिलके एक सेकंड बेटा हिंदी में थोड़ी
रुको रुको रुको, मैं इसको लेवल लिख देता हूं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं, ठीक है। देखो ये, तो ये क्वेश्चन बनेगा कि इससे किसका निर्माण है जो किया जाएगा। तो दोनों के दोनों मिलकर यहाँ पे जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिसे युग्मनज बोलते हैं। अब इसी युग्मज के द्वारा साथियों यहाँ पे भ्रूण का निर्माण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको साथियों हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं एम्ब्रॉय। और यही जो एम्ब्रॉय होता है ये बच्चे में बदल जाता है, जिसे बोलते हैं चाइल्ड, ठीक है। क्लियर सारी बातें। तो आप ये समझ गए हैं बहुत ही बड़ी तरीके से कि सर यहाँ पे हम जब युग्मनज की बात करते हैं तो ये अकेला नहीं बन सकता, ये माता पिता के द्वारा दोनों तरफ से आने वाले जो युग्मक होते हैं, गैमेट होते हैं, उनसे मिलकर बनेगा। जब दोनों गैमेट टकराएंगे उससे क्या बनता है, जायगोट बनता है। अब आपसे क्वेश्चन बनता है बहुत ही बढ़िया कि सर ये प्रोसेस कौन सी है, तो ये हमारे शरीर में होने वाली प्रोसेस होती है। सर ये निषेचन की प्रोसेस होती कहां पर है, तो ये निषेचन की जो प्रोसेस होती है साथ, तो ये फीमेल पार्ट में होती है, महिलाओं के शरीर के अंदर होती है। अच्छा, फीमेल पार्ट में कहां पर होती है, तो फीमेल पार्ट में साथियों ट्यूब मिलती है, जिसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में साथियों बोलते हैं डिंब वाहिनी। क्या बोलते हैं, डिंब वाहिनी बोलते हैं। तो जो डिंब वाहिनी होती है, इस डिंब वाहिनी के अंदर ही ये प्रोसेस होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं साथियों, निषेचन की क्रिया बोलते हैं। आप समझ गए। तो इस प्रोसेस के थ्रू ही हमारे शरीर में बच्चे का निर्माण होता है। अब ये खुद ही बताओ जल्दी से, अब खुद ही बताओ जल्दी से कि यहां पे बच्चे के निर्माण के लिए दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं एक चीज और बताता हूं, जरा समझो। देखो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं साथियों, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, तो हर कोशिका के अंदर यहां पे क्या मिलता है, क्रोमोसोम मिलता है, जिसे बोलते हैं गुणसूत्र मिलता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि इसी गुणसूत्र में क्या मिलेगा साथियों, डीएनए मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है कि हमारे शरीर में डीएनए कहां मिलेगा, बताओ। तो हमारे शरीर में साथियों डीएनए जो होता है वो कहां मिलता है, कोशिका में। सही बात है। कोशिका के अंदर क्या मिलती है, तो कोशिका के अंदर साथियों पाए जाते हैं बहुत सारे क्रोमोसोम्स, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। और इसके अंदर क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। और इसी को हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं, जीन। क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो डीएनए में क्या साथियों, जीन है। इस जीन को हम क्या बोलते हैं साथियों हिंदी में, इसको हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं अनुवांशिक गुण। क्या बोलते हैं, अनुवांशिक गुण कहते हैं। सर ये अनुवांशिक गुण का मतलब क्या होता है कि आपकी जो संतान होती है उसमें थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टी होती है वो आप जैसी होती है। जैसे बोलते नहीं है, ओहो इसकी तो नाक यहाँ पे पापा की जैसी है, ओहो इसकी आंखें बिल्कुल मम्मी की जैसी हैं, इसका शक्ल तो बिल्कुल पापा जैसा मिलता है। तो ये जो तुम्हारे अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टीज आई हैं, इसे बोलते हैं अनुवांशिक प्रॉपर्टी, हेरिडिटी वाली प्रॉपर्टी। ये आती कहां से, तो ये आती है साथियों हमारे डीएनए से। मतलब डीएनए के लिए क्या ट्रांसफर होना चाहिए, क्रोमोसोम ट्रांसफर होना चाहिए। अब आपको मैं छोटा सा पॉइंट यहाँ पे और बता रहा हूं, सुन लो सबके सब ध्यान से। अभी तो स्टार्ट ही किया है, स्टार्ट में ही इतनी सारी मैं डिटेल्स बता दूंगा। देखो हमारे शरीर के अंदर साथियों टोटल यहाँ पे 46 क्रोमोसोम मिलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बताओ कि मानव के शरीर में कितने क्रोमोसोम है, कितने गुणसूत्र है जो मिलेंगे, तो टोटल 46 क्रोमोसोम मिलते हैं। अब इनमें से होता यह है कि जो आधे क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम, ये माता से आते हैं और 23 क्रोमोसोम कहां से आते हैं, पिता से आते हैं। जब ये दोनों के दोनों मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं। तो 23 माता से, 23 पिता से, और 23 और 23 कितने हो जाएंगे, 46 हो जाते हैं। क्लियर सारी बातें। तो हमारे शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं वो आधे आधे होते हैं, आधे माता से आते हैं, आधे पिता से आते हैं। क्लियर सारी बातें। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में जो गुणसूत्र होता है वो कहां से आते हैं, क्रोमोसोम कहां से आते हैं। मतलब हमारे शरीर में जो डीएनए है, आधा कहां से साथियों, आधा माता जी से है और आधा कहां से साथियों, पिता से है। इतनी सी बात क्लियर है। अभी तो मैंने चैप्टर स्टार्ट भी नहीं किया, मैं तो बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं। क्या इतनी सी बात यहां पे चमक गई है, जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। वीडियो रुक रहा है, कैसी बात कर दी यार, क्यों रुक रहा है वीडियो। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो हमने यहां तक का जो कंसेप्ट है वो साथी समझ लिया है कि कैसे कैसे क्रोमोसोम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहां पे हो जाता है। आइए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट की तरफ। देखो अब मैंने जो पॉइंट बता रहा था उसी पॉइंट को समझना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में साथियों क्या होता है, यहां पे गैमेट बनते हैं। गैमेट मतलब जिनको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं, सेक्स सेल बोलते हैं यहाँ पे, जिनको हम यहाँ पे लैंगिक कोशिका बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लैंगिक कोशिका बोल सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे लैंगिक कोशिका मिलती है जिसमें हमारे पास में स्पर्म होता है पुरुषों में, एग होता है महिलाओं में। ये दोनों के दोनों मिल जाते हैं और मिलने से किसका निर्माण करते हैं, तो मिलने से यहाँ पे देखिए जायगोट का निर्माण करते हैं कि स्पर्म एंड एग्स कंबाइन टू ईच अदर विद फॉर्म द जायगोट। वही लिखा मैंने कि युग्मक जो होते हैं जैसे शुक्राणु है, अंडाणु है, तो युग्मक कोशिकाएं आपस में मिलती हैं और एक दोनों के साथ मिलकर यहाँ पे युग्मनज का निर्माण करती हैं। तो आपसे पूछेंगे बताओ कि इसमें युग्मनज कहां बनता है, तो युग्मनज बेटा बनता है हमारे पास में लैंगिक कोशिकाओं, लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। लेकिन मैं जब बात करता हूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अलैंगिक जनन की, जैसे अमीबा है। अब अमीबा के अंदर ना तो भैया शुक्राणु मिलेंगे, ना ही यहाँ पे अंडाणु मिलेंगे, ना स्पर्म है और ना ही अंडाणु है। तो इसके आसपास किसी प्रकार से युग्मक नहीं मिलते। मतलब आपसे पूछेंगे बताओ क्या इसमें किसी प्रकार से यहाँ पे गैमेट पाई जाती है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे किसी प्रकार से कोई भी गैमेट नहीं होती है ना। बोलो जल्दी से, जब गैमेट नहीं होती है तो इनके अंदर यहाँ पे डीएनए का जो ट्रांसफर है साथियों वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। आप समझ गए, तो इनमें प्रॉपर तरीके से डीएनए ट्रांसफर नहीं हो पाती। तो नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, मतलब डीएनए का जो ट्रांसफर है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, मैं ये बताना चाहता हूं। तो इनमें गैमेट नहीं मिलती, इनमें गैमेट नहीं पाए जाते, इनमें युग्मक नहीं मिलते, ना तो इनमें युग्मक होता है और ना ही इनके अंदर युग्मनज पाया जाता है। ये बेसिक बात मैंने बता दी, कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छी तरह से समझना, बहुत प्यारे प्यारे पॉइंट है। अच्छा भैया ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब
नेक्स्ट पॉइंट समझो ध्यान से। अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सुनो। अब आप जानते हैं कि यहां पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं साथियों, आधे क्रोमोसोम्स कहां से आते हैं, फीमेल से आते हैं, आधे क्रोमोसोम्स कहां से आते हैं, मेल से आते हैं। अब आप ये जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, इसी में क्या मिलता है साथियों, डीएनए मिलता है। अब ये बताओ कि हमारे शरीर में जो डीएनए होता है, तो डीएनए के अंदर क्या होगा साथियों, सिर्फ पापा पापा से, मम्मी मम्मी से, दोनों से है। मतलब हमारा डीएनए साथियों मम्मी से भी बना है, हमारा डीएनए साथियों पापा से बना है। तो दोनों के जो गुण होते हैं वो हमें दिखाई देंगे, बोलो हाँ या ना। और इस कारण से हमारे अंदर क्या आता है, डिफरेंस आता है। ना तो हम पूरे पापा जैसे होते हैं, ना ही हम पूरी मम्मी जैसे होते हैं। आप समझ गए। यही रीजन है साथियों कि हर इंसान की जो प्रॉपर्टीज होती है वो अलग अलग होती है। हर किसी इंसान का जो रंग रूप है, जो रंग रूप चेहरा वगैरह है, वो अलग अलग है। तो आप कहेंगे कि होता यह है साथियों कि जो माता पिता से हमारे शरीर में डीएनए ट्रांसफर होता है, क्रोमोसोम्स आते हैं, इसी कारण से हमें बहुत सारी यहाँ पे भिन्नता नजर आती है। भिन्नता मतलब हमें बहुत सारा वेरिएशन नजर आता है। हम यहाँ पे थोड़े से अलग होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल माता जैसे हो जाएंगे। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल बताना चाहता हूं, सुनो। अगर आप यहाँ पे पापा जैसे लग रहे हैं, तो पापा जैसे लगने का मतलब होता है कि डीएनए दोनों से बराबर आए हैं, लेकिन पापा के डीएनए थोड़े से प्रभावशाली है, इफेक्टिव है, तो आपके अंदर पापा वाले गुण आ जाएंगे। अगर मम्मी का डीएनए इफेक्टिव हुआ तो मम्मी वाले गुण आ जाएंगे, और दोनों का डीएनए इफेक्टिव हुआ तो मिक्स वाले गुण आ जाएंगे। कुछ आदतें मम्मी की हैं, कुछ आदतें पापा की हैं। समझ गए जो मैं कह रहा हूं। तो यहाँ पे डिफरेंस नजर आता है, वेरिएशन नजर आता है, भिन्नता नजर आती है। तो आपके परिवार में देखे साथ सबका चेहरा अलग अलग है। क्यों? क्योंकि आपका डीएनए अलग हो चुका है, थोड़ा बहुत अलग हो चुका है। आपके अंदर दोनों के मिक्स डीएनए मिलेंगे। आप समझ गए। तो यहां पे ज्यादा मात्रा में वेरिएशन नजर आता है। वेरिएशन मतलब आपको भिन्नताएं नजर आएंगी। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, बहुत प्यारा एग्जांपल बता रहा हूं। आप लोग हंसोगे सुन के, यार पता नहीं हंसोगे। जैसे मान लो मेरे पास नींबू पानी है, या मान लो मेरे पास कोल्ड ड्रिंक है। सुनना ध्यान से, मेरे पास कोल्ड ड्रिंक है और मेरे पास नींबू पानी है। अब मैंने क्या किया, यहां पे नींबू पानी और कोल्ड ड्रिंक को मैंने आधा आधा मिला दिया। अब जो मेरे पास मिला है वो ना नींबू पानी है और ना ही कोल्ड ड्रिंक है, उसको नाम दे दिया मोजिटो। तुम लोगों ने पिया होगा मोहितो, मोहितो पढ़ा होगा, बोलो बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्लियर सारी बातें। आप सबने पढ़ा, मोहितो पीते, मोहितो पीते हैं। मोहितो क्या होती है, कभी जाओ महिला मित्र के साथ बाहर पर, महिला मित्र घर में भली तुम्हारी यहाँ पे दाल रोटी खाती होगी, लेकिन बाहर जाके बोलेगी आई वांट सम मोहितो। मोहितो मतलब समझ रहे हो कि जो फ्यूजन मिक्स होता है, उसमें क्या डाल के देते हैं पता नहीं चलता में भी। तो हमने क्या किया, नींबू पानी को लिया और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक को लिया, दोनों को मिला दिया, एक नई प्रकार की ड्रिंक बन जाएगी। तो उसमें क्या मिल गया, हमें भिन्नता मिली, जिसे बोलते हैं वेरिएशन देखने को मिला है। ठीक है, ऐसे हमारे इंसानों के अंदर भी होता है। तो इंसानों के अंदर यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिस कारण से भिन्नता कैसे होती है, ज्यादा होती है। लेकिन हम जब बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में, अब आप खुद ही देखो कि सिंगल अमीबा के द्वारा ही यहाँ पे उसी की प्रकार के नए दो अमीबा बना दिए जाएंगे। अब क्योंकि इसमें ज्यादा मात्रा में डीएनए में कुछ मिक्स हुआ नहीं है, तो प्रॉपर तरीके से वही चीजें आ रही हैं। तो आपसे क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है एग्जामिनेशन के अंदर, बताओ कि हम जब बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएशन होता है, जो भिन्नता होती है, वो ज्यादा देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। तो वेरिएशन जो होती है साथियों बहुत ही कम देखने को मिलती है। जैसे मान लो ये अमीबा है और इसके द्वारा दो नए अमीबा है जो बना दिए जाएंगे। तो ये जो दो नए अमीबा बने हैं ना, ये बिल्कुल इसके जैसे ही दिखाई देंगे। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दोनों के दोनों अमीबा में डिफरेंस हो जाएगा। ये दोनों के दोनों जो अमीबा मिलेंगे वो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे। इनमें ज्यादा मात्रा में डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी समझा दी मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे ख्याल से यहां तक की सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, बोलो हाँ या ना। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर, क्या यहां तक की बातें पूरी क्लियर की नहीं है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि भैया आपने ये सारी बातें समझा दी हैं बहुत ही बड़ी तरीके से। हमें बात किसकी करनी है, तो हमें साथियों बात करनी है यहाँ पे किसके बारे में, यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में। और हम किसकी बात करेंगे, तो हम सिंपल सी बात करेंगे साथियों, पहले यहाँ पे ह्यूमंस के बारे में। पहले मानव की रिप्रोडक्शन को समझ लेते हैं, और मानव की रिप्रोडक्शन को समझने के बाद हम यहाँ पे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के बाद फिर हम यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी समझ लेंगे, है ना। चलो अब जरा यहाँ पे देखो, तो हम साथियों यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में सबसे पहले। तो अब जरा यहाँ पे समझो, हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, यहाँ पे लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो टॉपिक है वो कौन सा है, तो वह है टॉपिक हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैं ये बताना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। तो जैसे मैंने समझाया आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास में दो चीजें पढ़नी है। पहला पढ़ना है साथियों हमें यहाँ पे मेल रिप्रोडक्शन के बारे में, और दूसरा हमें पढ़ना है किसके बारे में, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो पहले हम एक काम करेंगे, हम दोनों को इंडिविजुअल पढ़ेंगे। पहले हम मेल पढ़ेंगे, फिर हम फीमेल पढ़ेंगे, और उसके बाद साथियों यहाँ पे प्रोसेस क्या होती है रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को भी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब बताओ सबके सब तैयार हैं, क्योंकि अब मैं जो टॉपिक शुरू करने वाला हूं वो है हमारे सामने मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि जो यहाँ पे नर प्रजनन तंत्र होता है, कि पुरुषों में किस प्रकार से प्रजनन क्रिया होती है, किस प्रकार से पुरुषों के अंदर यहाँ पे सेक्सुअल पार्ट है जो पाए जाते हैं, किस प्रकार से पुरुषों के अंदर यहाँ पे स्पर्म का निर्माण होता है, कैसे पुरुषों में स्पर्म बनता है, कहां जानता है, कहां रुकता है, किस प्रकार से प्रोसेस होती है, हर एक चीज में बताने वाला हूं, शुक्राणु के बारे में समझाने वाला हूं। तो क्या मेरे सभी छोटे भाई बहन तैयार हैं? जल्दी बताओ सबके सब कमेंट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारी होने वाली है, कमेंट में बताओ। सर क्या मानव में और चिंपैंजी के अंदर फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लो।
फिर उसके दौरान बेटा तुम्हारा आधा गुरिल्ला और आधा जानवर प्राप्त होगा। अभी मैं बताता हूं कि क्रॉस ब्रीड कैसे बनती है। तो जब मैं प्रोसेस पढ़ाऊंगा ना कोई प्रोसेस, तो प्रोसेस के अंदर हम समझेंगे कि किस प्रकार से क्रॉस ब्रीडिंग का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले साथियों हम यहाँ पे बात करने वाले किसके बारे में, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्शन के बारे में। आओ जरा पहले थोड़ा सा एनिमेशन है, आप यहां पे देख लो। ये साथियों हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला मेल रिप्रोडक्शन पार्ट है। मतलब आप जो यहां पे देख पा रहे हो थोड़ा सा हाईलाइट पार्ट, ये वो पार्ट है जहां से हमारे शरीर के अंदर सारा का सारा जो नर प्रजनन तंत्र कहलाता है, ये नर प्रजनन तंत्र है जिसमें शुक्राणु बनते भी हैं, शुक्राणु निकलते भी हैं। तो ये साथियों जो पार्ट है इसे बोलते हैं यहाँ पे मेल रिप्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, और मैं आपको अभी यहाँ पे मेल रिप्रोडक्शन के बारे में समझाने वाला हूं। तो हमारी जो आज की बेसिक क्लास रहेगी, ठीक है, तो हमारी आज की जो बेसिक क्लास है किसके बारे में, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्शन के बारे में है। तो ये जो हिस्सा है साथियों ये मेल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। अब इसके अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे अंग मिलते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स मिलते हैं। तो मैं आपको इन सभी ऑर्गन्स के बारे में पहले समझा देता हूं। ये साथियों हमारे शरीर में पाया जाने वाला मेल रिप्रोडक्शन पार्ट है, और इसी के जैसा होता है फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट, जिसे बोलते हैं यहाँ पे महिलाओं के शरीर में पाया जाने वाला यहां पे जो रिप्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, तो नर प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र। तो हमारी अभी जो क्लास होने वाली है वो किसके बारे में होने वाली है, नर प्रजनन तंत्र को लेकर होने वाली है। आइए मैं एक एक करके आपको सारी बातें पहले समझाता हूं। देखो बेटा पहले इस डायग्राम को जरा समझो। ये जो छोटा सा पार्ट आपको नजर आएगा पुरुषों के शरीर के अंदर, ये वो पार्ट होता है जो हमारे शरीर के अंदर शुक्राणु का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन पहला बन जाता है कि मानव के शरीर के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता कहां पर है। तो हमारे शरीर में, पुरुषों के शरीर में जो शुक्राणु बनती हैं, ये बनती है साथियों वृषण में। और वृषण को क्या बोलते हैं, टेस्टिकल्स बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। तो इसे हिंदी में यहाँ पे वृषण कहा जाता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में साथियों बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। इस बात को जरा समझो। अब मुद्दा बनता है कि सर प्रोसेस क्या होती है, किस प्रोसेस से बनती है, किस तरह से बनती है, क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या इसके पार्ट मिलते हैं, उनको जरा समझा दो। मैं एक एक करके सारी बातें बता रहा हूं, सुनते चलना ध्यान से, डिस्टर्ब मत करना। अगर आप डिस्टर्ब नहीं करोगे तो बहुत कुछ समझ पाओगे, और बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। और पुरुषों के अंदर तो कुछ ऐसी बातें जानना आपके लिए जरूरी है जो आपको नहीं पता होती है। प्रॉब्लम क्या साथियों कि हम लोग ना बहुत यहाँ पे इस टॉपिक पे बात करने से कतराते हैं, लेकिन सही मायने में बहुत समस्याओं की शुरुआत होती है यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो पुरुषों में जानकारी ना होना या जानकारी का अभाव होना, इस कारण से बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो हम उन समस्याओं के बारे में भी समझेंगे। और जरा समझते हैं किसके बारे में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे वृषण को लेकर, टेस्टिकल्स को लेकर। जरा देखो तो टेस्टिकल्स क्या होती है, तो पुरुषों के शरीर के अंदर यहाँ पे एक गोल पार्ट मिलेगा जहां से शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में साथियों बोलते हैं वृषण। तो ये साथियों यहाँ पे नर प्रजनन तंत्र की मुख्य जनन ग्रंथि होती है। इट इज अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इन दी मेल्स। अब ये बताओ कि ये यहाँ पे ऑर्गन है या फिर यहाँ पे ग्लैंड है। सर ये हमारे शरीर में पाए जाने वाली ग्रंथि है। कैसी है, ग्रंथि है। क्या छोटी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई। ये हमारे शरीर में पाए जाने वाली क्या होती है, बताओ जल्दी से, ग्रंथि होती है। अरे बोलो ना हाँ या ना। ये क्या होती है हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर में पाए जाने वाली ग्रंथि होती है। अब आप सबके मन में क्वेश्चन नहीं बनेगा, बताओ कि सर ये कैसी ग्रंथि होती है। तो सुनो, ये हमारे शरीर में साथियों पाए जाने वाली कैसी ग्रंथि होती है, तो ये हमारे शरीर में साथियों पाए जाने वाली कैसी ग्रंथि बताओ। तो ये हमारे शरीर में पाए जाने वाली कैसी होती है, एंडोक्राइन है। कैसी है, एंडोक्राइन है। अब एंडोक्राइन मैंने इसलिए कहा साथियों क्योंकि यहां से क्या निकलते हैं, यहां से बहुत सारे हार्मोन्स का निर्माण होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बताओ भैया यहां से कौन सा मेन हार्मोन है जो बनेगा, तो सुनते चलो सबके सब, यहां से साथियों बनने वाला मेन हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यहां से मेन हार्मोन है जो कौन सा बनेगा, तो साथियों पुरुषों के अंदर यहां पे बनने वाला जो मेन हार्मोन है, इस मेन हार्मोन को नाम दिया गया जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो ये कैसी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और इससे हमारे शरीर में कौन सा मेन हार्मोन है जो बनता है, टेस्टोस्टेरोन बनता है। आप कहेंगे सर ये बता दो जल्दी से, इसके द्वारा हमारे शरीर में यहाँ पे स्पर्म भी तो बनता है, शुक्राणु भी तो बनता है। यस, शुक्राणु बनता है साथियों, लेकिन शुक्राणु जो होता है वो हमारे शरीर में बनने वाला हार्मोन नहीं है। क्लियर सारी बातें, क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है। तो शुक्राणु हार्मोन नहीं है। अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर में जो बनने वाला शुक्राणु होता है, स्पर्म होती है, क्या स्पर्म को साथियों हार्मोन्स कह सकते हैं, नहीं। यहां से बनने वाला मेन हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन है, जिसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं साथियों, मेल हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल हार्मोन बोलते हैं। और यही वो हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा बदलाव करता है। पुरुषों के शरीर में सबसे ज्यादा बदलाव करने वाला कोई हार्मोन है वो कौन सा, टेस्टोस्टेरोन है, जो बनता कहां से, टेस्टिस से बनता है। आज बात समझ आ गई। और कैसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि है। तो ये साथियों शरीर के अंदर यहाँ पे पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कैसी है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। और मेरे ख्याल से अब आप यहाँ पे सारी की सारी बातों को अच्छी तरह से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। आप समझो कि मैंने क्यों यहाँ पे सीक्वेंस पढ़ाया है, ताकि आप यहाँ पे चीजों को कनेक्ट कर पाए। सर एक तो हमारे शरीर के अंदर बनने वाला स्पर्म क्या है बता दो बेटा। स्पर्म जो है वो हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला लैंगिक कोशिका है। कैसी है, लैंगिक कोशिका है। लैंगिक कोशिका मतलब इसको हम सिंपल सी भाषा में सेक्स सेल बोलते हैं। इसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं, लैंगिक कोशिका बोलते हैं। या इसको क्या कहा जाता है बताओ, तो इसको साथियों हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं मेल गैमेट। क्या बोलते हैं, मेल गैमेट बोलते हैं। अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछे बताओ कि स्पर्म हमारे शरीर में पाया जाने वाला क्या होता है, तो सर स्पर्म हमारे शरीर के अंदर कोई हार्मोन नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट बोलते हैं।
मेल गैमेट क्या होती है बताओ? तो मेल गैमेट को साथ बोलते हैं नर युग्मक। क्या बोलते हैं? नर युग्मक बोलते हैं। युग्मक वह पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के अंदर निषेचन क्रिया में भाग लेता है और इसी के द्वारा यहां पे अंडाणु से मिलकर निषेचन क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हमारे शरीर में पाया जाने वाली मुख्य जनन ग्रंथि कौन सी है। तो आंसर यहाँ पे जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है उसका नाम है टेस्टिस। ये पुरुषों में मिलती है। अच्छा सर, क्या ये महिलाओं के अंदर मिल सकती है? नहीं भैया, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ये महिलाओं में आ रही है तो वो महिला नहीं है। अब मैं ये पॉइंट बताना चाहता हूं, अगर मान लो किसी महिला के अंदर यहाँ पे टेस्टिकल्स हैं, किसी महिला के अंदर टेस्टिकल्स हैं, तो बेटा वो महिला नहीं है, कुछ और है। आप ये समझो ध्यान से। तो महिलाओं के शरीर में टेस्टिकल्स नहीं मिलती है, टेस्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पुरुषों के शरीर में होती हैं। और ये हमारे शरीर में कैसी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। यहां से बनने वाला मेन हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। यहां से बनने वाला पदार्थ कौन सा? स्पर्म है, शुक्राणु है। शुक्राणु हार्मोन्स होते हैं? नहीं होते। शुक्राणु क्या होते हैं? लैंगिक कोशिकाएं होती हैं। शुक्राणु को क्या बोलते हैं? यहाँ पे नर युग्मक बोलते हैं। कंफर्म है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो दूसरा पॉइंट देखो। इनकी संख्या कितनी मिलती है? तो इनकी संख्या मिलती है 2। मतलब इनकी टोटल 2 संख्या मिलेगी, 1 जोड़ी मिलती है। कितनी मिलती है? 1 जोड़ी मिलती है। अब मैं आपको एक पॉइंट है जो बताना चाहता हूं, सुन लो सबके सब ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कितनी होती है? 1 जोड़ी होती है। अगर मैं बात करूं इसकी साइज के बारे में, तो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी है और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ये डिपेंड करता है कि किसका साइज कितना बड़ा होता है। जैसे कोई बड़ा आदमी है तो साइज थोड़ा सा वेरी कर सकता है, लेकिन ये एवरेज है। तो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी है और लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। अब ये जो टेस्टिकल्स होती है, देखो ध्यान से, ये जो टेस्टिकल्स होते हैं साथियों, ये ना खुले में नहीं रहते। इन टेस्टिकल्स को ढका रहता है। ये जो टेस्टिकल्स होती है इनको ढका जाता है किसके द्वारा? हमारी एक स्किन के द्वारा। तो पुरुषों के अंदर साथियों यहाँ पे त्वचा पाई जाती है ऊपर की तरफ, और ये जो त्वचा होती है ये टेस्टिकल्स को क्या करती है? ढक के रखती है। तो क्वेश्चन बनता है, जो हमारे टेस्टिकल्स होते हैं पुरुषों के शरीर में पाए जाने वाले, इनको किसके द्वारा ढका जाता है? तो इनको साथियों यहाँ पे कवर किया जाता है स्क्रोट्रम के द्वारा। स्क्रोट्रम क्या होती है? तो स्कोट्रम साथियों परत होती है जो यहाँ पे टेस्टिकल्स को, जो वृषण को बाहर से बचा के रखती है। इसकी लेयर होती है। लेयर मतलब ये जो टेस्टिकल्स होते हैं इनको बचाने वाली जो परत है, इनको ढकने वाली जो परत होती है, इनको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं? स्कोट्रम बोलते हैं। इसको हिंदी में साथियों बोलते हैं अंडकोश। क्या बोलते हैं? अंडकोश बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जैसे हिंदी में क्या कहा जाएगा, तो हिंदी में बालक इसका जो नाम पड़ता है वो पड़ता है अंडकोश। अंडकोश का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो यहाँ पे टेस्टिकल्स होती है, जो यहाँ पे टेस्टिकल्स मिलती है, उनको यहाँ पे सुरक्षा करती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुद्दा बनता है सर ऐसा क्यों है, रीजन क्या है? अब कुछ बातें हैं जो पुरुषों के लिए बताना चाहता हूं, सुन लो ध्यान से। पुरुषों के लिए बताना चाहता हूं कि हमारे पहनावे ने हमें कितना नुकसानदायक बना दिया है। अब जो मैं बातें कहूंगा हो सकता है आपको बुरा लग जाए थोड़ा बहुत, लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितने मेरे छोटे भाई बहन है जो बात को सुनना चाहते हैं, बताओ जल्दी से। तो सुनो सबके सब। ये जो अंडकोश होती है करती क्या है? ये अंडकोश भैया हमारे शरीर के अंदर जो हमारे शरीर का टेस्टिकल्स है ना, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करती है। अगर अंडकोश नहीं होगा तो क्या होगा बताओ जल्दी से। तो अंडकोश नहीं होगा तो हमारे टेस्टिकल्स का तापमान बढ़ जाएगा। तो पहला काम होता है इसके तापमान को यहाँ पे क्या करना है साथी बताओ? इसके तापमान को यहाँ पे कंट्रोल करना इसके द्वारा। तो आंसर है स्कोट्रम के द्वारा जो तापमान है वो कंट्रोल किया जाता है। अब मेन बात समझो ध्यान से कि अगर तापमान कंट्रोल नहीं हो तो स्पर्म जो होता है साथियों कभी भी बनना शुरू हो जाएगा। हमारे शरीर के अंदर होता क्या मैं बताऊं, सुनो ध्यान से। हम कितना भी खाना खाते हैं, कितना भी भोजन करते हैं, उस भोजन के अंदर से जो निचोड़ निकलता है, हमने जो खाना खाया, हमने जो पानी पिया, हमने जो भी पदार्थ अपने शरीर में डाला, उस पदार्थ में से सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो पदार्थ बनता है वो हमारे शुक्राणु में कन्वर्ट होता है। आप समझ गए? मतलब जो शुक्राणु बनते हैं पुरुष के शरीर के अंदर साथियों, वो उनके द्वारा लिए गए भोजन का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन, सबसे ज्यादा मिनरल्स और सबसे ज्यादा यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स और डीएनए जो मिलते हैं वो कहां मिलते हैं? शुक्राणु में पाए जाते हैं। तो शुक्राणु का बनना ना एक लेट प्रोसेस है, वो धीरे धीरे बनता है। और शुक्राणु के अंदर यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में हमारे शरीर के विटामिन, मिनरल्स और बहुत सारे पदार्थ होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनको दिव्य पदार्थ कहा गया हमारे शास्त्रों के अंदर। ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ा भी सकता है और इसकी ज्यादा हानि होने से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा घट भी सकती है। अब मैं दोनों कंडीशन पे जरा बात कर लेता हूं। होता क्या है कि हमारे पहनावे ने ना हमें बीमार कर दिया है। आजकल यहाँ पे हुआ क्या साथियों, लोग यहाँ पे ज्यादा टाइट इनरवेयर पहनना शुरू करते हैं। इनरवेयर मतलब जो अंग वस्त्र होता है, अंदर पहनने जाने वाले वस्त्र होते हैं, जिनको सिंपल सी भाषा में साथियों अंडरवियर बोलते हैं। अगर आप ज्यादा मात्रा में टाइट अंडरवियर पहनते हैं, ज्यादा मात्रा में टाइट यहाँ पे पैंट पहनते हैं, तो उससे स्कोट्रम का जो टेम्परेचर होता है बढ़ जाता है। स्कोट्रम के टेम्परेचर बढ़ने से कहीं ना कहीं जो टेस्टिकल्स होती है उनका तापमान बढ़ेगा और इससे स्पर्म का जो निर्माण होता है वो थोड़ा सा अनियंत्रित हो जाता है। तो कभी कभी साथियों जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, वो अनियंत्रित हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली कभी कभी इंसान के शरीर से ऑटोमेटिकली बाहर भी आ जाते हैं। या स्पर्म के बनने की जो प्रोसेस होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रोसेस लेट हो जाती है। या जिस पदार्थ से स्पर्म बनना चाहिए, जिन पदार्थों से हमारे शुक्राणु बनने चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से शुक्राणु मिल नहीं पाते और इसी कारण से स्पर्म की जो गुणवत्ता होती है वो खराब हो जाती है। तो ये देखा गया है, अगर आप ज्यादा मात्रा में टाइट अंडरपैंट्स पहनते हैं तो आपके शरीर के अंदर स्पर्म की जो क्वालिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। और एक ऐसा समय आता है जिसमें स्पर्म के अंदर यहाँ पे क्षमता ही नहीं है जनन क्रिया करने की। मतलब जो शुक्राणु है उसमें क्षमता ही नहीं बची है कि वो आपको वो किसी प्रकार से यहाँ पे निषेचन क्रिया कर पाए या उनसे किसी प्रकार से संतति पैदा हो पाए। जिसे बोलते हैं स्पर्म के अंदर जो काउंट होता है वो लो हो जाता है।
तो ये समस्या वाली बात होती है। आपकी डेली हैबिट्स बहुत डिपेंड करती हैं। अगर आप यहाँ पे ज्यादा मात्रा में स्ट्रेस लेते हैं, तनाव लेते हैं, टेंशन में रहते हैं, दिन भर सुट्टा पानी ज्यादा करते हैं, गांजा वांजा ज्यादा फूकते हैं, तो उससे भी साथी पुरुषों के अंदर जो स्पर्म बनता है वो बहुत कमजोर हो जाता है। और इन सबका रीजन ये बनता है कि कुछ समय के बाद आपके अंदर यहाँ पे क्षमता नहीं रहती कि आप बच्चा पैदा कर सके। इसे बोलते हैं नपुंसक हो जाना, मतलब इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है पुरुषों के अंदर भी। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है? तो बेस्ट तरीका यह है कि जितना ज्यादा लूज कपड़े पहनेंगे, पहली बात तो कि आपके शरीर के अंदर स्पर्म का जो टेम्परेचर है, बनने की जो प्रोसेस होती है वो सही नेचुरल रहती है। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, सुनो, हमारा जो भारतीय पहनावा है ना, वो कभी ऐसा था ही नहीं। आप कभी ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में आपके बड़े बुजुर्गों से मिलेगा, तो बड़े बुजुर्ग जो होते थे वो यहाँ पे ढीला कपड़ा पहनते थे, नीचे की तरफ धोती पहन लिया कभी कभी, या पजामा पहन लिया। आप देखो आपके गांव के अंदर आज भी जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो धोती पजामा पहनते थे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया साथियों, कॉपी करना शुरू कर दिया। अंग्रेज जब भारत में आए तो समस्या देखो हुआ क्या था। अंग्रेज आए थे ठंडे क्षेत्रों से, लंदन से, और लंदन जो यूके वाला क्षेत्र पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम जो होती है वो ठंडा क्षेत्र है। तो वहां के लोग ना अपने को ठंडी से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनते थे, टाइट कपड़े पहनते थे, और वही पहनावा उन्होंने भारत में कंटिन्यू किया और हम लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया। आज जो तुम बढ़िया यहाँ पे 3 पीस सूट पहनते हो, बढ़िया बढ़िया पैंट पहनते हो, स्किनी पैंट पहनते हो, टाइट अंडरवियर पहनते हो, ये देखने में अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे पुरुषों के अंदर यहाँ पे समस्या पैदा हो रही है। अगर आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डाइट नहीं खाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और इस प्रकार का कपड़ा पहनेंगे, तो डेफिनेटली आपके शरीर में दिक्कतें पैदा हो सकती है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये बातें ना नहीं पता लड़कों को, वो सोचते हैं सर क्या ही फर्क पड़ेगा। बेटा फर्क तुम्हें अभी दिखाई नहीं देगा, तुम अभी यंग हो, नए लड़के हो, गंदी 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 आदतें हैं तुम्हारे अंदर, तुम्हें अभी फर्क दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब तुम यहाँ पे 30-35 साल के हो जाओगे, फिर तुम्हें फर्क दिखेगा कि भैया अब तो दिक्कत पैदा हो गई। क्यों 30-35, अगर तुम्हारे 30-35 साल से पहले नौकरी लग गई, शादी हो गई, बच्चा हो गया, तो बहुत अच्छी बात है, और तुमने यही कंटिन्यू किया और तुम्हारी नौकरी नहीं लगी और 35 के बाद शादी हुई, तो बच्चा होना मुश्किल हो जाएगा। ये फैक्ट है भैया, ठीक है? चीजों का हंसी मजाक मत लिया करो। बताओ जल्दी से मुझे कि यहां तक की बातें क्लियर है कि नहीं है? अब तो मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें डॉक्टर बना ही दिया है। पहले ही बताओ सबके सब कि यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं है? पैसा वसूल हो गया तुम्हारी क्लास का? मुझे लगता है कि भैया आप लोगों को तो पैसा वसूल यहीं पे हो गया होगा, बाकी सब चैप्टर एक तरफ और ये चैप्टर हमारा एक तरफ है। कमेंट में क्या शू आ रहा है यार ये? अब जरा यहां पे देखो, ये तो मैंने सिर्फ ये बताया कि हाँ स्पर्म किस प्रकार से प्रभावित होता है। अब हम देखिए बात करते हैं कि हम जब बात करते हैं साथियों कि स्पर्म कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, आपको मैं सारी सारी बातें बताता हूं, टेंशन मत लीजिए। तो मैंने पहला बता दिया कि जो टेस्टिकल्स होती हैं, तो टेस्टिकल्स के अंदर यहाँ पे जो स्कोट्रम होता है, जिसको हम अंडकोश बोलते हैं, ये हमारे टेस्टिकल्स के तापमान को नियंत्रित करता है। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा, जो टेस्टिकल्स का काम क्या है, तो टेस्टिकल्स के अंदर ही साथियों यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण किया जाएगा। आपसे पूछेंगे बताओ कि हमारे शरीर में स्पर्म कहां बनता है, शुक्राणु कहां बनती है, तो टेस्टिकल्स में बनती है। इसके बनने की प्रोसेस क्या होती है? इस प्रोसेस को साथियों बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया मतलब होता है कि शुक्राणु के निर्माण की प्रोसेस। तो जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है, तो स्पर्म का जो फॉर्मेशन है साथियों वो कहां पे होगा बताओ? तो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, इस फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? तो इस फॉर्मेशन को कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या प्रोसेस है? शुक्राणु निर्माण की प्रोसेस है। गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है? तो ये सारी की सारी बातें बता दी जो होती कहां पर है, शुक्राणु कहां पे बनती है, तो ये बनती है भैया हमारे शरीर में टेस्टिकल्स के अंदर बनती है, ठीक है। अब जरा चलते हैं, देखो ये पूरा डायग्राम दिया गया। अब ये डायग्राम क्या है मैं आपको बता देता हूं। मान लो कि ये हमारे शरीर में सबसे पाए जाने वाले टेस्टिकल्स हैं। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, सुनो ध्यान से। तुम लोग हंसोगे यार फिर, पता सुन के, मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे, तुम लोग फिर से हंसोगे सुन के। ये जो टेस्टिकल्स होते हैं ना बेटा, हमारे शरीर बहुत कीमती है। हमारे शरीर का एक एक अंग जो होता है उसकी कीमत करोड़ों में है। मैं मजाक नहीं कर रहा आपको। मैं बताऊं साथियों, जो लीवर है हमारे शरीर में, आपको क्या लगता है लीवर बहुत सस्ता मिलता है? जिस व्यक्ति का कभी लीवर खराब होता है ना, उसे पूछिए, अगर उसे लीवर ट्रांसप्लांट कराना है तो कम से कम 50 से 60 लाख रुपए लग जाते हैं लीवर ट्रांसप्लांटेशन के। और लीवर ट्रांसप्लांटेशन के अंदर ये तो प्रोसेस का नाम है, कभी कभी जो डोनर होता है वो पैसा मांगता है। तो कम से कम 50 लाख से लेके 1 करोड़ के आसपास पैसा खर्च होता है लीवर ट्रांसप्लांटेशन के अंदर। तो लीवर इतना कीमती अंग हो गया। किडनी की बात करता हूं, तो किडनी को अगर मान लीजिए किडनी खराब हो जाए, तो आज यहां पे ये देखा जाता है अगर सही से ऑपरेशन कराते हैं तो भी 25 से 30 लाख रुपए लग जाते हैं किडनी के ट्रांसप्लांटेशन के अंदर। और उन सबसे ज्यादा महंगा है ये साथियों जिसे बोलते हैं यहाँ पे टेस्टिकल ट्रांसपोर्टेशन, टेस्टिकल्स। ये जो टेस्टिकल्स है ना साथियों, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, मतलब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे इंसान के शरीर के अंदर, तो ये देखा गया है कि बहुत से लोगों ने यहाँ पे जिनके शरीर के अंदर शुक्राणु के निर्माण की प्रोसेस खत्म हो जाती है, बोलते भैया कि हमारे शरीर में नया टेस्टिकल डाल दो। और आजकल इस प्रकार की तकनीक भी आ चुकी है कि अगर कोई व्यक्ति जो थोड़ा सा नपुंसक हो चुका है, अगर वो चाहता है कि नहीं मेरे शरीर में स्पर्म बने, अच्छा बने, तो उसके शरीर में टेस्टिकल्स का ट्रांसप्लांट भी कर दिया जाता है। तो कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए लग जाते हैं उसके ऑपरेशन के अंदर। तो चीजें बहुत कीमती हैं, ऐसे खराब मत करो।
जो समझने वाले भी समझ गए होंगे मैं ये कहना चाहता हूं। तो तुम्हारे पास जो पदार्थ है वो बहुत कीमती है, तो बेटा पढ़ लो। ये पदार्थ आपके शरीर के अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा दे सकता है जिसका तो आप कल्पना नहीं कर सकते। ये फैक्ट है साथियों। वो कहते भी है कि 25 से पहले तो ब्रह्मचर्य का जीवन होना चाहिए। आपकी सारी की सारी जो ऊर्जा होती है वो सिर्फ पढ़ाई में जाए, क्योंकि आपके शरीर में अंदर जो पदार्थ बन रहे हैं ना, जो टेस्टोस्टेरोन्स भी हैं और जो स्पर्म है, ये ऑटोमेटिकली आपके शरीर में एक ऐसे पदार्थ है जो आपको फोकस करने में बहुत मदद करेंगे। और यदि आप इनको व्यर्थ कर रहे हैं तो यू नो द रीजन, आपको पता है कि आपके साथ क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया, ये आउट ऑफ द सिलेबस चीज है, कोई दिक्कत नहीं, बस बताने के लिए था। अब जरा समझो ध्यान से, अगर टेस्टिकल्स को काट दिया जाए, मान लो फॉर एग्जांपल ये टेस्टिकल्स है, इन टेस्टिकल, मैं हिंदी में नहीं बोल रहा बार बार, इनको हम हिंदी में देखो बेटा क्या बोलते हैं, यहाँ पे वृषण बोलते हैं, इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं, तो मैं टेस्टिकल्स बोलता हूं, सुनो ध्यान से। अब इन टेस्टिकल्स को काट दिया जाए, मतलब मैंने काट दिया, आधा कर दिया, तो हमें कुछ इस तरह की संरचना है जो नजर आएगी। मतलब इस टेस्टिकल्स के अंदर आपको बहुत सारी छोटी 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 नली नजर आएंगी। अब आप ये कहोगे सर ये हमारे पास इसमें बहुत सारी नली होती है, तो जो नली होती है ये तो किसमें मिलती है, एक्सोक्राइन में मिलती है, बहिस्रावी ग्रंथि में मिलती है। मैंने वही बता रहा था, सुनो ध्यान से, कि आप यहां पे बहिस्रावी अंतःस्रावी तब बात करोगे जब ये हम हार्मोन्स की बात करते हैं। मैंने बता दिया साथियों, जो स्पर्म होता है ये हमारे शरीर के अंदर हार्मोन नहीं होता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ क्या स्पर्म हमारे शरीर में हार्मोन्स होता है, नहीं होता, तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नली मिलती है तो ये तो हमारे पास में बहिस्रावी होनी चाहिए। नहीं, ये कैसी ग्रंथि हमारे पास में अंतःस्रावी ग्रंथि है, आप इसमें टेंशन मत लेना। ठीक है, क्लियर सारी बातें। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे टेस्टिकल्स को काट देता हूं ना, तो हमें बहुत सारी छोटी 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 ट्यूब नजर आएंगी। यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी यहाँ पे ट्यूब नजर आएंगी जिसे बोलते हैं नलिका। और इन्हीं नलिकाओं के अंदर यहाँ पे किसका निर्माण होता है, तो इन्हीं नलिकाओं के अंदर यहाँ पे स्पर्म का निर्माण होता है। अब कैसे होता है, किस तरह से होता है, उसको जरा समझना। मैं एक एक करके आपको सारी सारी बातें समझा रहा हूं, बोर्ड पे देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है, कैसे बनता है सुनो। यहां पे हमारे जो टेस्टिकल्स होते हैं साथियों, जो वृषण होती है, जो टेस्टिस होती है, इन टेस्टिस के अंदर यहां पे एक प्रोसेस होती है, एक क्रिया होती है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं साथियों स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। इसी को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है साथियों सीधे सीधे स्पर्म का फॉर्मेशन होना, जिसे बोलते हैं शुक्राणु का निर्माण होना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कि शुक्राणु का निर्माण